दुख की बात है कि न्यायपालिका में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब देश के मुख्य न्यायाधीश गवई ऐसा कहें कि वो कैमरे के सामने हैं, तो समझ जाइए मामला सिर्फ दुख का नहीं, बेहद शर्मनाक है। यह बयान किसी आम केस का नहीं था, ये उस नकदी जलने वाले जस्टिस वर्मा केस पर था, जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर वकीलों की चिट्ठियों तक पूरा सिस्टम हिला डाला है। तो चलिए आज हम उसी दुख की बात को पकड़कर उसकी तह तक जाते हैं, क्योंकि अब इस खेल का नाम है इन हाउस इंसाफ या इन हाउस इम्प्रेशन। सीजीआई गवई का बयान और उसका वजन। पहली बात तो समझ लीजिए कि सीजीआई गवई साहब हर बात पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने बार काउंसिल की एक बैठक में खुले मंच से कहा कि दुख की बात है कि न्यायपालिका में भी अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इससे पब्लिक का विश्वास डगमगाता है, तो सीधा सीधा जस्टिस वर्मा वाले नोट कांड पर उनका संकेतात्मक थप्पड़ था। पर समस्या सिर्फ इशारे की नहीं है साहब, समस्या ये है कि न्यायपालिका इशारों में बात क्यों करने लगी है। आग लगी बंगले में या भरोसे में। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लगती है और फायर ब्रिगेड और वहां पेटियों में भरे हुए 15 करोड़ रुपए मिले, वो भी आधे जले हुए। अब कोई माने या ना माने, ये रकम जज साहब की सैलरी से तो नहीं आ सकती। तो क्या न्याय के नाम पर कहीं कोई कमाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच। बंगले में बंडल मिले, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, मीडिया का कुछ हिस्सा तो चुप्पी साध गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर जजों की इस इन हाउस जांच समिति बना डाली। अब सुनिए व्यंग की असली बात। इस रिपोर्ट को जनता देख नहीं सकती, पत्रकार छू नहीं सकते, आरटीआई के दायरे में नहीं आता और संसद में भी चर्चा की इजाज़त नहीं। तो भाई ये कौन सी जांच है जिसमें दोषी के दोस्त ही वकील, गवाह और जज बन जाए। रिपोर्ट तैयार है पर न्याय नहीं। खैर, रिपोर्ट बनी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रपति को भेज दिया, लेकिन रिपोर्ट में क्या था जनता को नहीं बताया गया। बस इतना हुआ कि जस्टिस वर्मा को चुपचाप दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, बिना कोई सज़ा, बिना कोई एफआईआर, बिना कोई पब्लिक माफ़ी। मतलब जिनकी सरकारी कोठी से 15 करोड़ निकले वो आज भी कुर्सी पर बैठे हैं, बस लोकेशन बदल दी जाती है। बार एसोसिएशन की बगावत। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही वर्मा साहब पहुंचे, वकीलों का खून खौल गया। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, कहा हम ऐसे जज को कोर्ट में नहीं मानेंगे। और तब देश के कानून मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को लगने लगा कि ये मामला अब लीक नहीं रहा, पब्लिक प्रेशर बन गया है। बॉम्बे लॉयर्स का पत्र। अब जरा एक और मोर्चा सुनिए। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजीआई गवाई को चिट्ठी लिखी कि हमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ बिना सीजीआई की मंजूरी कोई आपराधिक मामला नहीं बन सकता। तो क्या गवाई साहब अब सिर्फ दुख जताएंगे या दंड की दिशा में बढ़ेंगे। न्यायिक जवाबदेही या नोटंकी। अब सवाल सीधा है, क्या जज कानून से ऊपर है। जब नेता चोरी करे तो सीबीआई पीछे पड़ जाती है, अफसर घपला करे तो ईडी धर दबोचती है, लेकिन जज पर सवाल उठे तो जवाब मिलता है इन हाउस इंक्वायरी हो गई है, आगे बढ़िए। भाई साहब, हम कोई वेब सीरीज नहीं देख रहे। न्यायपालिका और मीडिया की चुप्पी। जरा सोचिए, अगर सही 15 करोड़ रुपए किसी आईएएस अफसर के घर से मिलते तो न्यूज़ चैनल पर कैश गेट नोटिस की चप्पी, तिजोरी लीक जैसे नाम रखे जाते हैं। क्योंकि ये मामला एक माननीय जज से जुड़ा है, तो मीडिया का बड़ा हिस्सा चुप्पी साधे बैठा है। यह चुप्पी सबसे बड़ी साजिश है। गवई का अगला कदम क्या उठाना चाहिए। गवई साहब का बयान सराहनीय है, लेकिन अब अगला कदम बहुत ज़रूरी है। क्या आप वाकई जनता को यह संदेश देने की जज की जवाबदेही है, या फिर वर्मा केस के इतिहास के उन सड़े हुए पन्नों में दब जाएगा जहां लिखा होता है न्याय हुआ लेकिन दिखा नहीं। तो दोस्तों, ये था देश की न्यायपालिका का सच से आँख चुराने वाला एपिसोड। सीजीआई गवई ने दुख तो जाहिर किया, पर हम देखना चाहते हैं निर्णय, क्योंकि अगर जजों पर भी कानून नहीं लगा होता तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, लोकभंत्र बन जाता। अटॉर्नी जनरल India, R.A. Raman, the learned Solicitor General Tushar Mehta, Sir Kapil Sibal,
the President of the SCBA, Rachna Srivastava, the Vice President of SCBA, the law officers, the senior advocates, the family members of Justice Vela Trivedi, a very dear friend and former Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sonia Gokhani, and members of the bar. Today we come together to bid farewell to our colleague, Honorable Justice Vela M. Trivedi. The journey of Justice Trivedi to this court is indeed a compelling story. Her upbringing in Gujarat was marked by a variety of experiences due to her father's career in the judiciary, which involved frequent transfers. In a job that requires relocation, while there are challenges in settling down, it also offers exposure to the cultures of various cities and towns. I am certain these experiences would have broadened Justice Trivedi's understanding of the diverse challenges people face. Inspired by her father, Justice Trivedi pursued a career in law and practiced for nearly a decade on the civil and constitutional side of the Gujarat High Court. She then applied for high judicial service. A significant chapter in her judicial life commenced with her appointment to the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad in 1995. It has a way of writing beautiful stories, and in Justice Trivedi's life, he wrote one such tale where she walked the same courtroom corridors as her father, both serving as judges at the City Civil and Sessions Court at Ahmedabad at the same time. This rare distinction was recognized by the Limca Book of Records, which recorded the entry in their 1996 edition as Raikot, father-daughter judges in the same court. Justice Trivedi's extensive experience in the district judiciary gave her expertise in civil and criminal law as well as procedural law. As a member of the district judiciary, Justice Trivedi held several important roles. On the judicial side, he served as a CBI judge and as a special judge in several cases. Her judicial work was complemented by significant administrative responsibility, including her tenure as Registrar of Vigilance in the Gujarat High Court and as Law Secretary to the Government of Gujarat. In each of these roles, she displayed outstanding legal insight and administrative acumen. These responsibilities demanded a different set of competencies than those required on the judicial side. While adjudication calls for analytical rigor, neutrality, and legal interpretation, administrative roles require strategic planning, policy making, insight, institutional management, and the ability to coordinate across departments, stakeholders. As Registrar of Vigilance at the Gujarat High Court, she was interested with maintaining the integrity of the judicial system, handling sensitive issues with discretion, fairness, and firmness. Her tenure as a law secretary further demonstrated her capacity to engage with complex legal frameworks at the intersection of government and policy. As law secretary, she was instrumental in the establishment of the Gujarat National Law University. Justice Trivedi was elevated to the Gujarat High Court in 2011 and later to the Supreme Court in August 2021. Her elevation to this court is remarkable, as she is presently the only judge in the Supreme Court who rose to the ranks of the district judiciary. This rare journey from the grassroots levels of the judicial system to the apex court serves as an inspiration for many in the district judiciary. Her appointment brought a distinct perspective to the bench as a judge of the Supreme Court of India. Justice Trivedi has dealt with a wide range of cases, spanning from criminal matters to those heard by Constitution bench. I had the opportunity to share the bench with her during the proceedings of the 7-judge bench, hearing on a significant constitutional question of whether subclassification among scheduled castes is permissible under the Constitution. Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing
in this capacity. He provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment to her, thoroughly preparing for each case he presides over. On a personal note, when her name was doing rounds from January of 2021, I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So she only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also. Because since I was to take over, the calendar was finalized by me. And I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up. And therefore, we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. By now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, they had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US. And I had to consider not to cancel our bookings. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।